ये संघ तो ईमानदारी से इनको बनाना है मरू राष्ट्र, इसके लिए ईमानदारी से काम कर रहा है। जो ओपोजिशन है वो ईमानदारी से अभी काम नहीं कर रहा है। इनसे एकदम धर्म युद्ध करने की ज़रूरत है, वैचारिक रूप से लड़ने की ज़रूरत है ना। न संगठन काम कर रहा है, जो छत्रप्स हैं उनके ईगो क्लैश हो रहे हैं। हम लोग तो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। लीडर्स को इसको जिस तरीके से लड़ना चाहिए था, मुझे लगता है वहाँ कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। इसलिए मुझे चिंता है आने वाली पीढ़ियों की। अपॉइंटमेंट उठाकर देख लीजिए, सबका चेक कर लीजिए, सबका बायोडाटा चेक कर लीजिए और सबका कनेक्शन चेक कर लीजिए। एक्सपर्ट का मोबाइल उस दिन का चेक कर लीजिए जब इंटरव्यू ले रहा था, आपको सब पता लग जाएगा किसके पास कौन किसका फ़ोन आया था। वो तो खुलेआम है, इसमें कोई छुपाने की बात थोड़ी है। अब तो सुनने में ये रहा है कि लोग पैसे लेके भी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, सुनने में आ रहा है, मेरे पास प्रमाण नहीं लेकिन कहा जा रहा है। और जितने अपॉइंटमेंट हुए हैं सबका अगर चेक कर लीजिए, एक्सपर्ट है, प्रिंसिपल और जो कनेक्शन है चेक कर लीजिए, सारा संघ से आता है कहीं कि इनका अपॉइंटमेंट करना है, इनका अपॉइंटमेंट करना है। सबका आप मेरिट उठा के चेक कर लो, अपने आप पता लग जाएगा। प्रिंसिपल सिर्फ खुद कोर्ट में है, कोर्ट में भी क्या लीला होती है वो भी हम जानते हैं। अब देखिए, मैं तो सीनियर मोस्ट टीचर में से हूँ कॉलेज में। सबसे पहला एप्लीकेशन प्रोफेसरशिप का मेरा है, 2020 का है, 26 अक्टूबर का, सबसे पहला। इनके 3 प्रोफेसर बनने के लायक मेरे एकेडमिक स्कोर है, 3, एक नहीं, उतने एकेडमिक स्कोर हैं, किताबें, आर्टिकल्स, मेरे एकेडमिक लेक्चर्स, 3 प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके बावजूद मेरा फॉर्म लटका के रखा। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो उसका नेचुरल जो एक्सटेंशन है कि 1 लीडर देन 1 आइडियोलॉजी। तो जो आपकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं खा रहे हैं वैसे सारे लोगों को एन केन प्रकारेन किसी भी तरीके से उसको तंग करना। लक्ष्मण का केस है, रितु सिंह का केस है, एडहॉक में उन लोगों को निकाल दिया है क्योंकि वो आरएसएस के विचारधारा को फॉलो नहीं करते। जब से बीजेपी का शासन हुआ है तब से डिसेंटिंग वॉइस, उसको हर तरीके से क्रश करने की कोशिश हो रही, हर तरीके से। देखिए, हम लोग तो गांव से पढ़ के आए थे और एक पब्लिक एजुकेशन सिस्टम ही था जो गांव की पाठशाला से और दिल्ली विश्वविद्यालय तक का सफ़र और हिंदू कॉलेज में पढ़ाना। 26 साल तकरीबन नौकरी करते हो गए मुझे। लेकिन ऐसा नहीं है कि दलितों और आदिवासियों, वंचित तबकों के लिए पहले कोई घी की नदी बह रही थी, लेकिन तब भी एक सिंपैथेटिक माहौल कि चलिए लोग मदद भी कर देते थे। तमाम इस तरह के लोग, टीचर, हमारे दोस्त, सब एक दूसरे की मदद करते थे और वही कारण था कि मैं यहाँ तक पहुँचा। पढ़ने लिखने की रुचि रही है, लेकिन जब से ये बीजेपी सरकार आई है लोग को समझने में हमारे लोग को बहुत चूक हो रही है। बीजेपी आरएसएस का पॉलिटिकल आउटफिट है, उसकी विचारधारा आरएसएस से आती है, बंच ऑफ थॉट से आती है। और आरएस जब से बीजेपी का शासन हुआ है तब से डिसेंटिंग वॉइस, उसको हर तरीके से क्रश करने की कोशिश हो रही, हर तरीके से। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो उसका नेचुरल जो एक्सटेंशन है कि 1 लीडर देन 1 आइडियोलॉजी। तो जो आपकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं खा रहे हैं वैसे सारे लोगों को एन केन प्रकारेन किसी भी तरीके से उसको तंग करना। लक्ष्मण का केस है, रितु सिंह का केस है, एडहॉक में उन लोगों को निकाल दिया है क्योंकि वो आरएसएस के विचारधारा को फॉलो नहीं करते। अब मैं हूँ परमानेंट, तो मुझे तो निकाल नहीं सकते हैं। निकालने के लिए बहुत सारी औपचारिकताएं हैं, निकालेंगे भी तो हम कोर्ट जाएंगे। किस अपराध में मुझे निकालेंगे? अगर मैं आपसे सहमति नहीं रखता तो असहमति रखना मेरे कोई ये नहीं है अयोग्यता कि मुझे निकाल देंगे। तो मुझे निकाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन तरह तरह से यहाँ पे साजिश, षड्यंत्र सब कुछ चल रहा है। कॉलेज में भी चलता है और बाहर भी चलता है। अब कॉलेज में जब से ये प्रिंसिपल आई हैं तब से मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिया, महिला केस। मैंने प्रोसीडिंग फेस किया कि इफ़ आई एम गिल्टी देन पनिश हुई। और सोचिए 16 से लेकर आज 23 हो गया, 7 बरस हो गए, आज तक वो रिपोर्ट मुझे नहीं मिला है। तो अगर मैं गिल्टी होता तो क्या करते ये लोग मुझे, और रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे? यही होता है तानाशाही। भाई, मेरा लीगल राइट है कि अगर मेरे अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चली है तो आइदर मैं गिल्टी हूँ या नहीं हूँ, तो उसका मुझे लिखित आप देंगे ना। और वो एक वैधानिक संस्था है जो इंक्वायरी करती है।
लेकिन ये तानाशाही है। चिट्ठी लिखने के बावजूद, इतनी चिट्ठियां लिखने के बावजूद आज तक नहीं मिली मुझे। और महिला प्रिंसिपल है, कुछ बोलेंगे तो कह जाएगा कि महिला को उत्पीड़न कर रहा है। तो चेयर पे बैठ के जितना मर्जी तानाशाही कर ले, वाइस चांसलर भी कुछ नहीं बोलता। वाइस चांसलर को सब पता है, मैंने लिख के भी दिया है कई बार। तो पहले अगर इस कैंपस में मैं रहा हूँ लंबे समय से, स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो मान लिया कहीं कुछ झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो वाइस चांसलर बुलाते थे, मिलते थे। वाइस चांसलर कह रहा हूँ, प्रिंसिपल नहीं। सड़क पे चलते चलते बात होती थी, मिलते थे। आज कोई मिल सकता है? पूरा यूनिवर्सिटी कॉलेज का फोर्टिफिकेशन किलेबंदी हो गई है, इतने बैरिकेडिंग हैं, आप घुस नहीं सकते हैं। तो एक टीचर प्रिंसिपल तो हमारा कलीग है ना, तो अभी तक रिपोर्ट नहीं दे रहा है। समझ रहे हैं आप? प्रिंसिपल सिर्फ खुद कोर्ट में है, कोर्ट में भी क्या लीला होती है वो भी हम जानते हैं। अब देखिए, मैं तो सीनियर मोस्ट टीचर में से हूँ कॉलेज में। सबसे पहला एप्लीकेशन प्रोफेसरशिप का मेरा है, 2020 का है, 26 अक्टूबर का, सबसे पहला। इनके 3 प्रोफेसर बनने के लायक मेरे एकेडमिक स्कोर है, 3, एक नहीं, उतने एकेडमिक स्कोर हैं, किताबें, आर्टिकल्स, मेरे एकेडमिक लेक्चर्स। 3 प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके बावजूद मेरा फॉर्म लटका के रखा। अक्टूबर 20 कह रहा हूँ, मेरे ऊपर किसी स्टेटमेंट की वजह से केस हुआ है 22 में, मई में। तो 1.5 साल मेरे फॉर्म के साथ ये क्या कर रहा था, क्या कर रहा था? तो नहीं, रोक केस को रखना है। वाइस चांसलर को पता है, सबको पता है, मैं मिला भी हूँ। और अब प्ली ले रहा है कि एफआईआर हो गया तो प्रमोशन नहीं होगा। अरे एफआईआर का प्रमोशन से कोई लेना देना नहीं है भाई, ये समझो। हम कन्विक्टेड नहीं हैं, एफआईआर तो एक्टिविस्ट पे होते रहते हैं, तो उस पर रोका हुआ है। 2018 से एकेडमिक लीव, सैबैटिकल लीव, और वो भी राष्ट्रवादी इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल पे किताब छापने के लिए, अंबेडकर पे किताब निकालने के लिए छुट्टी मांग रहा हूँ। आज तक छुट्टी अप्रूव नहीं। क्या है? 18 से 5 साल हो गए। ये क्या है? ये यहाँ पे इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी करवा रहा है वाइस चांसलर और प्रिंसिपल, कि टीचर को रिसर्च करने के लिए छुट्टी नहीं मिलेगा। तो आप समझ रहे हैं विश्वविद्यालय किस दिशा में जा रहा है। सिलेबस में देखिए जिस तरह पूरा संघीकरण हो रहा है, लग रहा है इस देश पे आरएसएस का कब्जा हो गया है। कोई डिसेंटिंग वॉइस नहीं रहना चाहिए। जो सर संघीकरण की आप बात कर रहे हैं, तो संघीकरण दिल्ली विश्वविद्यालय को केंद्र में रखते हुए हम बात करें तो संघीकरण दिल्ली विश्वविद्यालय का कैसे हो रहा है, किन किन मानकों पे हो रहा है, और उसमें वाइस चांसलर की क्या भूमिका है? वाइस चांसलर तो खुलेआम भाई आरएसएस के आदमी है, तो क्या दिक्कत है? सारे आरएसएस के लोग आके यहाँ पे, जो टीचर भी नहीं वो भी भाषण देते हैं। और जितने अपॉइंटमेंट हुए हैं सबका अगर चेक कर लीजिए, एक्सपर्ट है प्रिंसिपल और वाइस जो कनेक्शन है चेक कर लीजिए, सारा संघ से आता है कहीं कि इनका अपॉइंटमेंट करना है, इनका अपॉइंटमेंट करना है। सबका आप मेरिट उठा के चेक कर लो, अपने आप पता लग जाएगा। तो एक खास विचारधारा के लोगों की पूरा अपॉइंटमेंट हो रही है। अरे यूनिवर्सिटी एकेडमिक से चलता है, विचारधारा से खाली नहीं चलता है। यूनिवर्सिटी यूनिवर्स शब्द से बना है, जिसका मतलब है कि दुनिया की तमाम विचारधाराएं यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होगी। ये आईआईटी और मेडिकल नहीं है, विश्वविद्यालय, विश्व। तो ये विश्व गुरु कैसे बनेगा ये देश, जहाँ की आप डाइसेंटिंग वॉइस को अगर आप सप्रेस कर रहे हैं। अरे आप हिंदू हिंदू करते थे, हिंदू कोई मोनोलिथिक रिलीजन थोड़े ही है, नहीं है ना। उसमें काला मुख है, अघोरी है, उसमें शैव है, वैष्णव है, लिंगायत है, वीर शैवाज हैं, आपस में एक दूसरे का टकराव भी है। तो ये पूरा हर तरीके के डिसेंटिंग वॉइस को, भाई यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़े हैं, कैंपस में रहे हैं, कभी देखें कि इस कॉलेज से उस कॉलेज जाने में कोई रोक रहा है? अब आप इस गेट से उस गेट नहीं जा सकते हैं। तो जब फोर्टिफिकेशन शुरू हो जाए, किलेबंदी, तो समझिए कि वह विश्वविद्यालय मरने के कगार पर है। इस संघ का जो है ना कार्यालय हो जाएगा, कि सिर्फ संघ आरएसएस करो तब यहाँ पे रहोगे, कोई यहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं होगी। आपको क्यों लगता है सर कि विश्वविद्यालय मरने की कगार पर? दिख रहा है ना, एकेडमिक एक्सरसाइज देखो कितना हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज कितना हो रहा है, ये देखिए ना आप। जो लोग लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, अगर मैं किसी दूसरे देश में मैं पढ़ाता होता, सोचो, आप मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं, इट इज़ अ डेमोक्रेटिक राइट। और लोकशाही ये नहीं है कि हम सब एक विचारधारा मानते हैं और एक जगह रहते हैं। हम लोग अलग अलग विचार मान के भी एक साथ रहते हैं, ये है डेमोक्रेसी, नहीं तो तानाशाही होता है।
अगर मैं कहीं और होता तो किसी इंस्टीट्यूशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर होता ना, 10-11 किताबें, इतने आर्टिकल, पब्लिक इंटेलेक्चुअल, लाखों लोग मुझे सुनते हैं, तो एम्बेसडर होता। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ किताब लिखने के लिए छुट्टी नहीं दे रहा है। इसको कैसे समझेंगे? पहले भी यूनिवर्सिटी में किसी प्रिंसिपल से, जो आइडियोलॉजी वाला आदमी होगा ना, अथॉरिटी से उसका पटता नहीं, वो कुछ ना कुछ खटपट चलता रहेगा। पहले भी इस कॉलेज में प्रिंसिपल से हम लोग का नहीं पड़ता था, अथॉरिटी से कभी नहीं पड़ता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि आपको पीएचडी करने के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी, आपके प्रमोशन रोक दिए जाएंगे, आपका जो काम है, जैसे घर का मरम्मत का पैसा आता है, हम लोग रेंट देते हैं पूरा, तो मरम्मत का पैसा साल में कुछ नॉमिनल मिलता है, तो छोटा मोटा काम करा देते तो पैसे भी दे देते प्रिंसिपल। ये तो इसको बिल जमा किए हुए 10 साल से, जब से आई है तब से 1 रुपया नहीं दिया, अपना जेब से खर्चा करता रहता हूँ। तो पहले भी लोग थे, डिफरेंसेस होते थे, लेकिन वो अलग है, और एकेडमी आपका करियर अलग है, इंटरप्रेन्योर। अब तो एक एक इंच पर आपको नहीं ऐसे मान रहे हैं तो महिला उत्पीड़न केस में फंसाओ, तो ऐसे विश्व गुरु बनेगा। मैं तो चुनौती दे रहा हूँ यहाँ पर, जिसको भी बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, वो अपना किताब आर्टिकल लेकर आए पब्लिक डोमेन में, हम भी लेकर आते हैं, समझ रहे हैं। तो ये पूरा संघीकरण हो रहा है, और समझिए कि एकेडमिक सब खत्म है। अब सिलेबस कहाँ बन रहा है, सारा सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, यूजीसी डिक्टेट करता है। यहाँ पे सिलेबस देखिए कैसे, यहाँ पे अब तो सावरकर हो रहा है। कुछ दिन में ये भी ले आएगा कि गांधी ने ही सावरकर को तंग किया था, कुछ भी कर सकता है। कथावाचक का पूरा सिस्टम बन रहा है, जहाँ पे क्रिटिकल असेसमेंट, क्रिटिकल नैरेटिव। विश्वविद्यालय का काम हाँ जी करना नहीं है, विश्वविद्यालय का काम है क्रिटिक डेवलप करना, है ना, समीक्षा करना, आलोचना करना, तभी तो नॉलेज का की वृद्धि होगी। हाँ जी करते रहेंगे तो कभी ज्ञान का विस्तार होगा। यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट होते हैं, जुलूस निकलते हैं। अब आपने देखा ना जेएनयू में कि इतने दायरे में आप प्रोटेस्ट करेंगे तो 20,000 जुर्माना लगेगा, हैं? तो इसका क्या मतलब है? छात्र प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे, डिबेट नहीं करेंगे, स्टूडेंट टीचर नहीं करेंगे, तो ये एक तरह से क्या बना, रेजिमेंट बना ना, मिलिट्री रेजिमेंट बना रहे हैं, जहाँ संघ का परेड होगा यहाँ पे। फिर तो ये क्या बन रहा है, कैसे? अब क्या प्रमाण चाहिए कि इसका संघीकरण नहीं हो गया है? अपॉइंटमेंट से लेके, सिलेबस से लेके, अथॉरिटी के फंक्शनिंग से लेकर, आप संघ के हो सब काम हो जाएगा। आपका एक पन्ना का आर्टिकल लिख के आओ, प्रोफेसर बना देंगे, कहीं घटिया मैगजीन में भी छपवा लो। तीनों मानकों को हम थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। जैसे आपने एक पॉइंट को अगर हम विस्तार से समझे, आपने कहा कि अपॉइंटमेंट, दूसरा सिलेबस, ठीक है, तो सिलेबस से हम शुरू करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब अचानक पूछेंगे तो लिखने, आपने देखा ना कि उसमें दलित लिटरेचर से गायब कर रहा है, एक गुलामगिरी का कोई चैप्टर था वो गायब कर रहा है, गांधी सिलेबस से हट रहे हैं, तमाम ये सब हट रहे हैं, उसके जगह जो संघ के विचारक हैं, आइडियाज़ हैं, वो हट रहे हैं, वो इन हो रहे हैं, ठीक है। तो पूरा एक तरह से घाल मेल हो रहा है ना। सिलेबस तो एकेडमिक्स का काम है बनाना ना। आप कह रहे हैं कि 40% वहाँ बनेगा, इतना % यहाँ बनेगा, ये बनेगा, तो आप उठा कर सिलेबस देख लो। पहले हम 5 लेक्चर पढ़ाते थे एक क्लास को और 4 ट्यूटोरियल, अब 5 लेक्चर करके 3 कर दिया है। 3 लेक्चर में कितना आप पढ़ाएंगे? अपॉइंटमेंट उठाकर देख लीजिए, सबका चेक कर लीजिए, सबका बायोडाटा चेक कर लीजिए, और सबका कनेक्शन चेक कर लीजिए, एक्सपर्ट का मोबाइल उस दिन का चेक कर लीजिए जब इंटरव्यू ले रहा था, आपको सब पता लग जाएगा कि किसके पास किसका फ़ोन आया था। वो तो खुलेआम है, इसमें कोई छुपाने की बात थोड़ी है। अब तो सुनने में ये रहा है कि लोग पैसे लेके भी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, सुनने में आ रहा है, मेरे पास प्रमाण नहीं, लेकिन कहा जा रहा है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले सिफारिश लोग कर देते थे कि ये बढ़िया है, ब्राइट है, इसको आप रख लीजिए, लेकिन पैसा वैसा का चलन नहीं था। तो ये सब क्या हो रहा है? अब हमारे यहाँ एक बिल्डिंग बनी है, उसमें लिखा है जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि कौन सा धर्म, भारत धर्म का देश है या धर्मों का देश है? उनसे पूछा जाना चाहिए। धर्म का मतलब वहाँ सेंस है वर्णाश्रम धर्म, धर्म का यही सेंस है ब्राह्मणिकल सेंस में, वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म क्या है? ब्राह्मण एक काम करेगा, क्षत्रिय दूसरा काम करेगा, वैश्य तीसरा काम करेगा, शूद्र चौथा काम करेगा। यही है धर्म। इसको अगर निकाल दीजिए आप तो इसमें कुछ नहीं है। तो ये पूरा वैल्यू सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, सिस्टम चेंज हो रहा है। तो अब क्या कहा जाए, तो है ना। सर आपने एक जिक्र किया कि आपको पहले 5 क्लास मिलती थी, अभी 3 मिल रही। नहीं, रूल ही आ गया कि 5 की जगह 3 रिड्यूस कर दिया।
क्यों लगता है आपको? अब पता नहीं वो सब बनाने वाला जाने। ये धीरे धीरे पूरा प्राइवेटाइजेशन की ओर लेके जा रहा है ना। जितना दिल्ली यूनिवर्सिटी को तबाह करोगे उतना जिंदल और तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटी फ्लरिश करेंगी वहाँ पर। वो तो ऑलरेडी पहले हम लोग स्टूडेंट के साथ जहाँ आप बैठे हैं, स्टूडेंट्स यहाँ बैठते थे, गपशप होता था, विमर्श होता था। आजकल कहीं देख रहे हैं टीचर स्टूडेंट का कोई इंटरेक्शन होते हुए? हर जगह पुलिस खड़ा रहती है, बैरिकेड लगा हुआ है, हर जगह आपको यहाँ टोकेगा, आप यहाँ क्यों आए हैं कि ऐसे यूनिवर्सिटी चलता है। इसी यूनिवर्सिटी का छात्र मैं रहा हूँ। दुनिया के एक बेहतरीन विश्वविद्यालय में उठा कर देखिए कितने सिक्योरिटी गार्ड गेट पे रहते हैं। गेट खुला रहता है। विश्वविद्यालय का यही मतलब है, आए जाए विचार, आएंगे जाएंगे लोग, विमर्श होगा। ऐसी तो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होता है ना। किसी का पर्सनालिटी का ग्रोथ कैसे होता है? अगर ये माहौल नहीं रहता तो एक साधारण सा गांव से आया हुआ मैं आदमी यहाँ थोड़ी बैठा हुआ था सीखने। टीचिंग इज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और यहाँ दोनों अब गायब हो रहा है धीरे धीरे। अगर मैं ठीक से नहीं पढ़ाता होता तो इतना डिसेंटिंग वॉइस के साथ में रह पाता? मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ, अपना क्लास लेता हूँ, इसके बाद मुझे किसी से कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं चाहिए। मेरा ड्यू है किस लिए? कि हम आपसे सहमत नहीं हैं, तो जो मेरा ड्यू है, लेजिटिमेट राइट है, उसको भी डिनाई कर रहा है ना। और यहाँ से नहीं हो रहा था, बाहर फर्जी मुकदमे भी करवाएंगे। जितना सब भावना आहत वाला है सबको उठा के देखिए कि सामाजिक पृष्ठभूमि क्या मिलेगा। तो हिंदू धर्म का ठेकेदार वही हैं। एक ही सामाजिक पृष्ठभूमि का जितना एप्लीकेंट है, मैक्सिमम 90% होगा जो थाने में गया होगा। मैं अगर कोई कंप्लेन करूँ, केस रजिस्टर होगा। पुलिस भी वैसे काम कर रही है। मतलब अल बल कोई कंप्लेन कर देगा, अगर फला रतनलाल FIR दर्ज करो, एक्शन लो। तो क्या है ये? शो मी योर फेस, आई विल शो यू द रूल्स। शो मी योर आइडियोलॉजी, आई विल शो यू द रूल्स। तो संघियों के लिए यहाँ पे एकदम स्कॉट फ्री, एकदम आराम से आप घूमिए, जो मर्जी है करिए। आप गांधी को गाली दीजिए, संविधान जला दीजिए जाके पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पे, कोई एक्शन नहीं होगा। और इनके खिलाफ तो इनके खिलाफ नहीं, इनका सही बात अगर कह दीजिए कि गोलवलकर ने जो बंच ऑफ थॉट में लिखा है वही कह दीजिए, तो इनको दिक्कत होने लगती है। ठीक है। तो सर, इस तरह के माहौल में आपकी बातचीत में एक गुस्सा भी दिख रहा है, एक दुख भी दिख रहा है, और एक चिंता भी दिख रही है आने वाले भविष्य को लेकर। तो ये जो द्वंद्व है आपके दिमाग में चलता है, ये सारी चीज़ें चलती हैं, इससे आप पर्सनल लेवल पे, या आप वो कहें कि आपके मन में या दिल से आप इससे कैसे फील करते हैं, कैसे गुजरते हैं? कुछ नहीं, आप लोग से बात करते हैं, टेंशन रिलीज होता है। चिंता ज़्यादा है ना, चिंता ज़्यादा है, क्योंकि हमें कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ होता तो हम झगड़ा के इतना मतलब आइडियोलॉजिकल बैटल क्यों लड़ते। थोड़ा दुख इस बात का है कि जो यहाँ डेमोक्रेसी के जो पहरुए होते हैं, बाबा साहब ने कहा था कि उस संविधान का कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, और ये सिर्फ कुछ पैराडाइम बनाता है। लोग कैसे होंगे उस पर डिपेंड करेगा कि संविधान कैसे काम करेगा। 3 व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की बात की थी, लेकिन ये कैसे काम करेगा ये राजनीतिक दलों पर निर्भर रहने वाला है। अब ये संघ तो ईमानदारी से इनको बनाना है मरूड़ राष्ट्र, इसके लिए ईमानदारी से काम कर रहा है। जो ओपोजिशन है वो ईमानदारी से अभी काम नहीं कर रहा है। इनसे एकदम धर्म युद्ध करने की ज़रूरत है, वैचारिक रूप से लड़ने की ज़रूरत है ना। न संगठन काम कर रहा है, जो छत्रप्स हैं उनके ईगो क्लैश हो रहे हैं। हम लोग तो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। लीडर्स को इसको जिस तरीके से लड़ना चाहिए था, मुझे लगता है वहाँ कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। इसलिए मुझे चिंता है आने वाली पीढ़ियों की, जॉम्बी बना देगा यहाँ पर। यहाँ मार्क्सवादी पढ़ेंगे, अम्बेडकरवादी पढ़ेंगे, फूले भी पढ़ेंगे, बंच ऑफ थॉट भी पढ़ेंगे। ऐसे ना आपका दिमाग, मस्तिष्क का चर्निंग कैसे होगा? आइडियाज़ के थ्रू होगा। तो यहाँ आप कहें कुछ नहीं करने का, सिर्फ यही सोचने का है। तो इसी को कहते हैं संघीकरण। और ये पूरा संघ ऐसे कर रहा है बीजेपी जैसे देश पे कब्जा कर लिया है, किसी को बोलने नहीं देंगे। देख रहे हैं सेंट्रल एजेंसीज का कैसे इस्तेमाल हो रहा है। जो ऑपोजिशन है उसको पकड़ के डाल दो, और उनके पास वो चले गए। आज मैं चला जाऊँ, कि मैं आ गया आपके पास तो मुझे खूब रसगुल्ला खिला। विश्वविद्यालय को इसलिए तबाह करने की कोशिश हो रही है कि अभी तो पहला जनरेशन दलित पिछड़ा सब आया ही था। आया तो फूले, बिरसा, अम्बेडकर पे बहस होने लगी, तो बोला इसको डिसमेंटल कर दो। जितने ऐसे लोग सरकारी स्कूल से ही पढ़ के निकले थे, बोला सरकारी स्कूल ही बंद कर दो। तो किस दिशा में जा रहा है ये? तो ये क्या गंभीर अलार्म है जिसको? एकदम अलार्म है, एकदम अलार्म है। और मिलिट्री है, सेना है, पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं,
एक बार फिर प्रचंड बहुमत में आ गए ना तो इनका इस्तेमाल जो है ना देश के लोगों पे ही होने वाला है। ये मेरी चिंता है, ये संभावना है कि जहाँ डिसेंट प्रोटेस्ट हुआ उठा के पीटो, इसको बंद करो। समझ रहे हैं? तो ये बहुत ही दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। इसलिए राजनीतिक दलों को, पॉलिटिकल आदमी को इस पर गंभीर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि इनका आरएसएस का फिलॉसफी कहाँ से आता है हम जानते हैं, मनुस्मृति से आता है। वो चाहते हैं कि मनुस्मृति का शासन यहाँ लागू हो। लोग धर्म संसद में क्या बोल रहे हैं आपने सुना नहीं? साधु लोग क्या कह रहे हैं, सुना नहीं? तो ये बहुत ही संकट का दौर है और इस पर गंभीर जो है ना चिंता पॉलिटिकल क्लास को और इंटेलिजेंसिया को करनी चाहिए। जो आम लोग हैं, जो जैसे जो एकेडमिक क्षेत्र में हैं, जो विचारधारा और इन सब चीज़ों, वो तो इन चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन आम लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका नुकसान आम लोगों पर क्या पड़ेगा। विश्वविद्यालय तबाह हो रहा है तो आम जनता को इससे क्या इम्पैक्ट? नहीं, सवाल है, हम लोग अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल क्लास को इसको आम जनता में जागरण पहुंचाना चाहिए ना। सिर्फ इलेक्शन के दिन उठेंगे तो नहीं होगा। ये 5 साल आपको 24/7 एक्टिव होना पड़ेगा और वो जो मिथ फैला रहे हैं उसका काउंटर नैरेटिव आपको देना पड़ेगा। कॉन्स्टेंटली आपको जो है ना 24/7 काम करना पड़ेगा। एक्टिविस्ट लोग कर रहे हैं ना, हम लोग काम कर रहे हैं ना। क्लास लेने के बाद आके कुछ पढ़ते हैं, कुछ बातचीत करते हैं। तो कॉन्स्टेंटली कहाँ, सिर्फ इलेक्शन के दिन जो है ना सीट एडजस्टमेंट कर लेने से कि 24, 20, 22 करने से आप बीजेपी आरएसएस को नहीं हरा सकते हैं। हर जगह ऑफिस हो, आपके कार्यकर्ता 24/7 काम करें, तब जाके आइडियोलॉजिकल विमर्श होगा, तब जनता में बात जाएगी। आप कुछ काम कर रहे हैं और जनता में बात ही नहीं जा रही। उनके लोग तो पन्ना प्रमुख है ना, गाँव में जाए देखिए मोदी जी 5 किलो अनाज दिए, और यहाँ आप पेंशन ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सब कुछ उसको पहुँचाने वाले कार्यकर्ता नहीं हैं। इंडिविजुअल सेंटर्ड छत्रप हो गए हैं। तो आइडियोलॉजी, ऑफिस और पार्टी, दल, संगठन मजबूत होता है। जिस संगठन में व्यक्ति खाली मजबूत होने लगे तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। इसलिए ये मेरी राय ये है और लोगों को भी कह रहा हूँ कि अभी दिख नहीं रहा है, आपके बच्चे जो है निरक्षर के निरक्षर रहेंगे। सारे स्कूल बंद हो रहे हैं। एजुकेशन इतना महंगा कर दिया जाएगा कि यहाँ का SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ के बच्चे जो है ना पढ़ ही नहीं पाएंगे। कुछ लोग पढ़ेंगे इंग्लिशाइज्ड एजुकेशन में, आप नहीं पढ़ पाएंगे। ये है।